गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी अफेयर्स चैनल पे। और आज हम द हिंदू के आर्टिकल सेक्शंस में से की टेकअवेज देखेंगे। आज डेट है 26 में। की टेकअवेज सेक्शन में हम करने वाले हैं वोकेबलरीज, वर्ड्स एंड फ्रेजेज, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है कैलिब्रेटेड क्लोजर्स विद नो शॉर्ट रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, लॉकडाउन शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस। डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स ने 31 मई के बाद अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड करा है और सेसेशन ऑफ एक्टिविटीज को इम्पोज करा गया है। सेसेशन हमारा फर्स्ट वर्ड, यहाँ पे इसकी मीनिंग है स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटीज, और वीकेंड से कर्ब्स कर दिया गया है एक्टिविटीज को। सो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि वायरस फ्यूचर में क्या थ्रेट्स लेके आएगा। जैसा कि हमने देखा अभी ब्लैक फंगस, देन व्हाइट फंगस, एंड नाउ केसेस रिपोर्ट हुए हैं येलो फंगस के भी। तो फ्यूचर क्या थ्रेट्स हैं ये अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है इनके अंदर। यहाँ पे एक नोटेबल चीज बताई गई है कि 1617 जो वेरिएंट है जिसके 3 सब टाइप्स हैं, इनमें जो एक डोमिनेंट वन है वो 617.2 है। इसकी 50% मोर ट्रांसमिसिबिलिटी रिपोर्ट की गई है, जो कि हमारा सेकंड वर्ड है। यहाँ इसका मीनिंग होता है कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग पास्ड बाय फिजिकल कांटेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो अभी तक इसमें बोला जा रहा था कि हमें दूरी मेंटेन करनी है, इसके 50% मोर चांसेस हैं कि ये वाला जो वेरिएंट है ये इजिली ट्रांसफर हो जाएगा कंपेरेबल टू 117 वेरिएंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है इनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में वैक्सीन शॉर्टेज हो गई है, वो रोड ब्लॉक हिट कर चुके हैं। हिटिंग अ रोड ब्लॉक का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन और प्रोग्रेस, यानी उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसे झूठे और मतलब वेग एश्योरेंसेस दे रही हैं। वेग का मतलब होता है जिसका प्रिसाइज कोई सॉलिड स्टैंड नहीं है, सॉलिड उसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है। तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो जुलाई के बाद कैसे अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बस वो वेग एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि जुलाई के बाद जो है हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे और वैक्सीन अवेलेबिलिटी रहेगी स्टेट्स में। सम स्टेट्स आर अनवाइजली टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पेडल। तो जो बहुत सारे राज्य हैं उनमें टेस्टिंग भी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन को मैप करना और मुश्किल होता जा रहा है। और फिर यहाँ बोला गया है जो कोविड-19 पॉलिसीज हैं इनके ऊपर एक कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर फैलता नजर आ रहा है। माइस्मा का मीनिंग है यहाँ पे अनप्लीजेंट एटमॉस्फेयर, या फिर इसका एक अनदर मीनिंग हम बोल सकते हैं स्टिंकिंग ओडोर है। यहाँ दोनों टर्म्स में इसको समझा जा सकता है। कोविड-19 की पॉलिसीज के ऊपर परवेड कर रहा है, परवेड मींस टू स्प्रेड थ्रू आउट। तो एक कंफ्यूजन का एटमॉस्फेयर कोविड-19 पॉलिसीज को लेके फैलता जा रहा है, या फिर एक अनप्लीजेंट स्मेल हम बोल सकते हैं वो कोविड-19 पॉलिसीज को लोगों के मन में है कि कोई वैक्सीनेशन पॉलिसी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विद द सेंटर नो लॉन्गर हैज एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप इवन इफ इट मींस सनिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। जो सेंटर है ये कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शन कर रहा है। शनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मीनिंग है यहाँ पे कीपिंग अवे फ्रॉम समथिंग अनडिजायरेबल। सो इनको पता है अगर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को प्रिक्योर नहीं किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये तो हमारे लिए अनडिजायरेबल है। फिर भी वो लीडरशिप अपनी शो नहीं कर रहे हैं, एपेटाइट मींस इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सन कर रहे हैं। एंड द ओनली टूल अवेलेबल फॉर द स्टेट्स इज लॉकडाउन। तो स्टेट्स के पास कोई और तरीका नहीं बचता है एक्सेप्ट ऑफ इम्पोजिंग लॉकडाउन। सो यहाँ पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, इन्होंने लॉकडाउन को बताया कि कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये अपने इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स के साथ आता है। तो यहाँ पे जो जरूरत है इस समय टाइम की जो जरूरत है वो ये है कि हम एक ऐसा पॉलिसी रीसेट लाएं जिससे कि परसुएसिव कम्युनिकेशन करा जाए और इनकॉर्पोरेट करे जा सके मेडिकल इंटरवेंशन। मेडिकल इंटरवेंशन का मतलब है कि मेडिकल डिसऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए जो हम मेजर्स यूज करते हैं उनको बोला जाता है मेडिकल इंटरवेंशंस। इनकॉर्पोरेट का मतलब है टू मेक अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, यानी उनको सिस्टम का एक पार्ट बनाया जाए, उनको जल्द से जल्द अप्लाई किया जाए। और परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि हमारी पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए कि जो हमारी पब्लिक है, हमारी जो सिटीजन्स हैं, वो उससे परसुएड हो सके। परसुएसिव मीन्स होता है ये हैविंग द पावर टू परसुएड। परसुएड मीन्स आपको उनको मनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी जो पॉलिसी है वो लोग उनको माने, ऐसी पॉलिसी रीसेट की जरूरत है। तो आगे यहाँ बोला गया है कि जो स्टीप राइज है वैक्सीनेशन का, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि वैक्सीनेशन का रेट इंक्रीज होगा इस साल के एंड तक। तो यहाँ बोला गया है कि ये स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा है कि वो अपने फ्यूचर सर्जेज, यानी आने वाले समय में फ्यूचर में केस अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड रहें। तो यहाँ पे एक क्लेम किया गया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में 3 नई वैक्सीन अवेलेबल कराई जाएंगी, बट ये एक बहुत लॉन्ग रन है, अभी इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फाइंडिंग इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कुछ फाइंडिंग करी है जिससे ये पाया गया कि जो कोविशील्ड की
2 डोसेस के बाद भी ओनली 60% प्रोटेक्शन हमें मिल रही है इस डोमिनेंट वायरस के केस में। डोमिनेंट 1 जो हमने अभी देखा था B1617.2, ये ओनली 60% प्रोटेक्शन हमारी कोविशील्ड वैक्सीन से हो पाएगी, ऐसा पाया गया है। तो जो सेकंड डोज है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि सेकंड डोज मिलने का टाइम पीरियड सेकंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच का जो गैप है वो 8 वीक्स होना चाहिए, ना कि 12 और 16 जो कि कई स्टेट्स में बोला जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज। सो जो स्टेट्स ने करना चाहिए इमीडिएटली to arrive at a good protocol of lockdown is sparing people frequent shocks, यानी sparing means होता है गिविंग और शेयरिंग एज लिटिल एज पॉसिबल, यानी लोगों को शॉक्स ना दें, फ्रीक्वेंट शॉक्स ना दें। तो स्पेयरिंग पीपल फ्रॉम फ्रीक्वेंट शॉक्स। तमिलनाडु ने अभी एक रिसेंटली मूव करा था, अपना लॉकडाउन इंटेंसिफाई कर दिया था, बट अलाउ ही करा था उन्होंने ज्वेलरी और क्लोथिंग शॉप्स को जस्ट फॉर अ डे बिफोर दैट, यानी लॉकडाउन से एक दिन पहले उन्होंने ज्वेलरी और क्लोथिंग शॉप्स को अलाउ करा कि आप उनको मतलब लॉकडाउन में इस दिन के लिए खुल सकते हैं, और मैसिव क्राउड वहां पहुंच गया क्योंकि लोगों को जरूरत थी और वो वहां खरीदने पहुंच गए। तो इनएक्सप्लिकेबली था ये मूव, इनएक्सप्लिकेबल था ये मूव, मतलब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि बहुत सारा क्राउड ट्रिगर हो गया था वहां पे और इससे कोरोना फैलने के और चांसेस बढ़ सकते थे। तो यहाँ पे जो गोल्डन मीन यहाँ पे बताया जा रहा है, गोल्डन मीन का मतलब होता है डिजायरेबल मिडल वे बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी वैक्सीनेशन भी हम नहीं कर पा रहे हैं और लॉकडाउन से भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो खुश नहीं है, यानी जो सिटीजन्स हैं वो लॉकडाउन में डिस्ट्रेस्ड हैं, वो खुश नहीं है। तो इसका एक गोल्डन मीन ये है, गोल्डन मीन मतलब एक मिडल वे। तो सॉल्यूशन यहाँ ये बताया जा रहा है कि सारी नॉन एसेंशियल शॉप्स को बंद करा जाए, ट्रांजैक्शंस जो है यानी मूवमेंट है इंटर स्टेट वो बंद करा जाए, ओपन स्ट्रीट सेल्स और जो बाजार लगते हैं हमारे घरों के आसपास वीकली बाजार होम डिलीवरी, इन सब पे मॉनिटर करा जाए। कंप्लायंस मीनिंग होता है ओबेइंग एंड फॉलोइंग, और जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का जो फॉलोइंग है वो इंश्योर करा जाए कि पब्लिक उनको फॉलो कर रही है। और फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स सेंट्रल फॉर फ्यूचर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा ऑथर का व्यू है। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट आर्टिकल। सो अब हम देखने वाले हैं वन स्टेट सॉल्यूशन द वे फॉरवर्ड इन पैलेस्तीन। तो ये इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट जो रिसेंटली अभी हुआ था उसके ऊपर एक आर्टिकल है, जहाँ की इलेन पैपे जो कि प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर ऑफ यूरोपियन सेंटर फॉर पैलेस्तीन स्टडीज एंड सीनियर फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अरब एंड इस्लामिक स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर यूके, एंड ही हैज ऑथर्ड 20 बुक्स। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आर्टिकल एक पैलेस्तीनियन पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे सामने रखेगा और हमें बताएगा कि एक पैलेस्तीनियन सिटीजन या एक पैलेस्टीनियन एथनिसिटी का पर्सन इस पूरे कन्फ्लिक्ट को क्या रीजन देता है और क्या उसका जस्टिफिकेशन होता है अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर। सो लेट्स सी। सो यहाँ फर्स्ट पैरा में बोला गया है कि जो जितनी भी पार्टीज हैं और जितनी भी रिकंसिलिएशन प्रोसेस में यानी पीस प्रोसेस में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो हमेशा से एक पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ सिनिकल एटीट्यूड रखती हैं, यानी वो पैलेस्टीनियन बिलीव और पैलेस्टीनियन मोटिव्स को कभी भी ट्रस्ट नहीं करती, उनका एक डिस्ट्रस्ट रहता है हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। और हमेशा जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है यानी टू ब्रिंग टू अ स्टेट फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी एक कन्फ्लिक्ट लेस यानी लड़ाई जिसमें ना हो ऐसी स्टेट बनाने के लिए हमेशा वो एडियर करते हैं। एडियर टू मतलब स्टिक टू, मतलब वो हमेशा एक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इस सॉल्यूशन से कभी भी डगमगाते नहीं है, और यही बोलते हैं कि एक टू स्टेट सॉल्यूशन ही एकलौता तरीका आगे बढ़ने का। यहाँ बोला जा रहा है कि जो सेटलर्स थे, जूस जो सेटल हो रहे थे पैलेस्टीनियन लैंड पे, ये और इनके बीच में जो लैंड डिवीजन का प्रपोजल है ये नया नहीं है। इट वाज फर्स्ट ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1937 एंड जो पैलेस्टीनियंस हैं इन्होंने उसको तब रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो जायनिस्ट मूवमेंट था ये 50 साल पुराना भी नहीं है, और जो ब्रिटिश ऑक्यूपायर्स थे इन्होंने मतलब जो सेटलर्स थे उनको 50 साल भी मतलब उनको बिल्कुल टाइम नहीं हुआ था, वो न्यू थे बिल्कुल उस लैंड के लिए, और ब्रिटिश ने उनको फिर भी पैलेस्टीनियन होमलैंड का एक चंक ऑफ लैंड यानी चंक मीन्स अ पीस ऑफ लैंड उन्होंने उनको ऑफर कर दिया। और ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये सिचुएशन सिमिलर है 1930 और 1950 में, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन करा जा रहा था और नॉर्थ अल्जीरिया का डिवीजन करा जा रहा था, फ्रेंच अल्जीरिया एंड लोकल अल्जीरिया में। तो एकिन मीन्स सिमिलर सिचुएशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डीकोलोनाइज करने का एक तरीका है ब्रिटिश का, उनका पार्टीशन कर देते हैं हमेशा, और ये कहीं ना कहीं वो सिचुएशन सेम थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैलेस्टीनियन ने जैसे इसको रिजेक्ट कर दिया था तो इन्होंने कभी डेयर फिर से नहीं करा,
दोबारा से ये ऑफर उठाने का, क्योंकि उनको पता था ये कभी भी इसको कंसेंट नहीं देंगे। कंसेंट मीन्स देयर अप्रूवल, कंसेंट नहीं करेंगे कभी भी इस पार्टीशन के आइडिया को। और जब वो छोड़ के गए, रिकनसाइल करके गए, यानी उनको अपने इश्यूज को यहाँ से कॉलोनीज में से जब वो बैकआउट करे, जब उन्होंने कॉलोनीज को डीकोलोनाइज करके वापस यूरोप चले गए, तब भी उन्होंने ऐसा ऑफर नहीं करा दोबारा, क्योंकि उनको पता था कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट यहाँ बताया जा रहा है। कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट का मतलब होता है बहुत ही हार्श और किसी के ऊपर, जैसा कि जेनोसाइड वगैरह। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब बहुत बड़ा दुखमय घटना, तो जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि डीकोलोनाइजेशन जो इंडिया में अचीव करा गया था 1947 में, वहाँ यूनाइटेड नेशंस ने इंसिस्ट फिर भी करा कि पैलेस्तीन अपना हाफ होमलैंड दे दें, जबकि इंडिया के साथ सेम सिचुएशन हो रखी थी। यहाँ देखा गया था कि जब डीकोलोनाइज करके गए और जब पार्टीशन हुआ तो कितना बड़ा मैसिव कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में। बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी, बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। फिर भी यूनाइटेड नेशन इंसिस्ट कर रहा था कि पैलेस्टीनियंस अपना हाफ होमलैंड यानी अपनी आधी जमीन सेटलर मूवमेंट को दे दें और जूस को दे दें। पर यहाँ पैलेस्टीनियन जो थे, उन्होंने अटेम्प्ट करा कन्विंस करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी यूनाइटेड नेशंस को अटेम्प्ट करने की उन्होंने कोशिश करी कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हम उनको अपनी आधी होमलैंड दे दें, बल्कि ये है कि जो ये जाइनिज्म के जो सेटलर्स हैं, ये कभी भी कंटेंट नहीं होंगे। कंटेंट मीन सेटिस्फाई नहीं होने वाले हाफ ऑफ द कंट्री से। ये हमेशा कोशिश करेंगे और लैंड ये कब्जा कर सकें। तो और जो कि ये प्रेडिक्शन है, ये कुछ टाइम बाद चिलिंगली मीन्स एक बहुत ही दांतों तलू उंगली चबाने वाला जो तरीका होता है, बेसिकली बहुत ही ठंडे तरीके से, यानी बहुत ही अचानक इन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। और 80% लैंड इन्होंने यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट के गाइस में, यानी गाइस मींस एक पहनावा, यानी एक छल के यूनाइटेड नेशन का जो सपोर्ट था कि आप इनको लैंड दे दीजिए अपना जूस को, जो उस सपोर्ट के बहाने इन जूज ने 80% हिस्टोरिकल लैंड जो थी पैलेस्टीनियंस की, उसको कब्जा कर लिया और एथनिकली क्लींस कर दिया 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस। तो यहाँ जो ऑथर बता रहे हैं, इन्होंने इस यूएन सपोर्ट का फायदा उठाते हुए एथनिकली क्लींसिंग करी, 80% लैंड कब्जा कर लिया और बहुत सारे गांव और टाउन्स को, पैलेस्तीन के विलेजेस को इन्होंने तबाह कर दिया। और 1948 में 9 महीने के अंदर अंदर ऐसी तबाही बहुत ज्यादा फैलती गई। और एक नकबा कैटेस्ट्रोफ नाम से ये यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट वर्ड जो हम देखेंगे वो ये है कि इन 1961 इसराइल ने जो उसकी हिस्टोरिकल पैलेस्तीन था, उसको रेस्ट को भी ऑक्यूपाई कर लिया। यानी पहले 80% ऑक्यूपाइड 1948 में कर चुके थे, उसके बाद 1967 में जो रिमेनिंग पैलेस्टीनियन लैंड थी उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। और मोर देन 3 लाख पैलेस्टीनियंस को वहां से एक्सपेल कर दिया, उनको उनके हिस्टोरिकल लैंड से एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल मतलब थ्रू आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो नेविगेट, हमारा फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे। नेविगेट मतलब होता है टू मेक वंस वे थ्रू, यानी एक रास्ता बना दिया उन्होंने अपने सेटलमेंट के लिए। सो इट वाज इम्पॉसिबल आफ्टर 1948 टू रिपीट सच अ मैसिव एथनिक क्लिंसिंग। तो 1948 के बाद इतने बड़े लेवल पे एथनिक क्लिंसिंग करना इसराइल के लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो यूनिवर्सल अथॉरिटीज हैं, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन से उनकी नजर रहती है और वहां पे उनको फिर रीजन देना पड़ता है। सो इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय इंक्रीमेंटल एथनिक क्लिंजिंग। तो उन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट करा इंक्रीमेंटल एथनिक क्लिंजिंग। इंक्रीमेंटल मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग करा इन्होंने इसमें, और जिसका लास्ट स्टेज अभी पहुंच चुका है यहाँ पे, जो पैलेस्टीनियंस का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच में। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंक्रीमेंटल एथनिक क्लिंजिंग से ये सिर्फ एक चीज अचीव नहीं करना चाहते थे कि जो हिस्टोरिकल पैलेस्टीन लैंड थी इसको जूस स्टेट में अचीव करने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये वहां के लोगों को बेसिक राइट्स और ह्यूमन राइट से भी एनक्लेव कर रहे हैं। एनक्लेव मीन्स टू आइसोलेट, यानी उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं और उनको आइसोलेट कर दिया गया है, उनके पास कोई ह्यूमन राइट्स इस समय नहीं है। मिलिट्री रूल उन्होंने इम्पोज कर दिया है वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में। तो इम्पोजिंग मीन्स होता है टू अप्लाई, तो उन्होंने वहां पे एक मिलिट्री रूल अप्लाई कर दिया। अपार्थिड रिजिम यहाँ पे बोला गया है पैलेस्टीनियन माइनॉरिटी के द्वारा, जो इसराइल का जो ये इसराइल जिस तरीके से कब्जा कर रहा है और अपना नेशन बिल्ड कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, इसको ये बोल रहे हैं अपार्थिड रिजिम। यानी रेशियल ग्राउंड पे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेशियली अब्यूज कर रहे हैं। ये अरब्स हैं जो वहाँ के पैलेस्टीनियन के, उनको अब्यूज कर रहे हैं, और अपार्थिड रिजीम का यहाँ उन्होंने इसको टाइटल दिया है। यहाँ आगे बोला गया है कि इज इट इजराइल डेट डिसाइड्स, क्या इसराइल ये सब डिसाइड कर रहा है कि ये जो हो रहा है, या 2 स्टेट सोल्यूशन 1 स्टेट सोल्यूशन जो भी है, क्या इसराइल के कंट्रोल में है? तो यहाँ बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइम लिबरल जायनिस्ट थे, यानी जो जायनिस्ट को फेवर करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ने 1980 में प्रपोजल दिया था कि बेस्ट वे यही है कि आप अपना बेस्ट वे ऑफ एंडिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक एंड एटलीस्ट पार्शियल फुलफिलमेंट, यानी आपकी जो
लैंडिंग जो लैंड्स को जो कब्जा कर रहे हैं उसको रोकने का बेस्ट तरीका यही है कि आप टू स्टेट सॉल्यूशन को एग्री कर जाएं। और कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस जो कि अब मतलब इन सब चीज़ों से परेशान थे, उन्होंने पार्शियल फुलफिलमेंट यानी कुछ नहीं, पूरी नहीं तो आधी उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाएं, इसके लिए उन्होंने एक रिकॉर्ड साइन मतलब 1980 में टू स्टेट सॉल्यूशन को अपना एग्रीमेंट दे दिया। दैट इज वाई पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, जो कि एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीनियंस के हक में लड़ रही है, उसने 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन कर लिया। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑस्लो अकॉर्ड साइन करने के बाद जो मेन कंसर्न ये है वो ये नहीं था कि बट द पैलेस्टीनियन पोजीशन हैज नो इम्पैक्ट इन द करंट बैलेंस ऑफ पावर। मतलब जो यहाँ पे मेन बात यह है कि उनके पास फिर भी कोई कंट्रोल नहीं आया था, इस डिवीजन के बाद भी, इस टू स्टेट फॉर्मेशन के बाद भी उनके पास पावर नहीं थी। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंटरप्रेट करता है इजराइल जिस तरीके से इस मैटर को, ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। देन द फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन द वर्ल्ड दैट कुड चैलेंज इन इट्स इंटरप्रिटेशन। तो इजराइल इसको इंटरप्रेट करता है कि हमें पूरा लैंड हमारा है और पैलेस्टीनियन लैंड भी हमारा है, पर इसको चैलेंज करने वाली वर्ल्ड में कोई पावर नहीं है जो इसके इजराइल के इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू स्टेट एज अ फैक्ट और यूजुअली फोर्सफुली। तो फोर्सफुली जो भी वो अपने मन में सोच रहा है इजराइल इंटरप्रेट कर रहा है, जो भी उसने इस सिचुएशन से वो जो भी थिंकिंग है उसकी, उसको चैलेंज करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो उसको चैलेंज कर सके। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 2009 में पावर से आए थे, उनसे पहले भी इजराइल के जो अथॉरिटीज थी, इजराइल जो नेशन था, उनका यही मानना था कि ये पार्शियल जो टेरिटरीज को अपने में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है कब्जा करने का लैंड को। बाद में इन्होंने क्या करा, इजराइल पार्टीशन द वेस्ट बैंक विच इज 20% ऑफ द हिस्टोरिकल पैलेस्टीन। तो वेस्ट बैंक जो कि इन्होंने पैलेस्टीनियन को दे दिया था अकॉर्ड ऑस्लो अकॉर्ड में, उसको भी 20% ऑफ हिस्टोरिकल पैलेस्तीन का उन्होंने फिर से जूइश एंड अरब पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। और सेकंड फेज ऑफ ऑस्लो अकॉर्ड जो कि 1995 में साइन हुई थी, इसको साइन करना पड़ा पैलेस्तीन को अंडर अमेरिकन एंड इजिप्शियन प्रेशर। तो एक एरिया है जो कि एरिया कॉल्ड एरिया सी विच कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ द वेस्ट बैंक वाज डायरेक्टली रूल्ड फ्रॉम 1995 अंटिल टुडे बाय इजराइल। तो ये जो एरिया सी जो कि यहाँ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था 20% 60% ऑफ द वेस्ट बैंक, सॉरी, तो ये अभी भी आज तक इसराइल के कंट्रोल में था डायरेक्टली। तो अंडर मिस्टर नेतन्याहू Israel is in the process of officially annexing this area while at the same time ethnically cleansing था। तो ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। एनेक्सिंग मतलब होता है उसको कब्जा करना है। तो ये इस एरिया को अभी भी कब्जा करे जा रहे हैं और सेम टाइम एथनिकली वहां की क्लिनसिंग भी कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को मार भी रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं। सो द रिमेनिंग 40% ऑफ द वेस्ट बैंक एरियाज ए एंड बी अंडर ऑस्लो 2। तो एरिया ए और बी जो कि 40% लैंड है, ए और बी 40% लैंड जो है ऑस्लो 2 कन्वेंशन के हिसाब से उनको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर दे दीजिएगा, पर उनके पास कोई भी रियल पावर नहीं थी, बट इन एसेंस हैज नो पावर whatsoever unless the one given to it and withdrawn from it by Israel। तो कब इजराइल अपनी मर्जी से पावर उनको ऑथराइज करता था और कब उनको नहीं करता था, इसके अलावा उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। एसेंस मीन्स द क्वालिटी, और क्वालिटी इज दैट मेक अ थिंग व्हाट इट इज द सेंट्रल पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग अंडर कंसिडरेशन। सो आप समझ सकते हैं एसेंस का मतलब है कोई क्वालिटी या कोई उनके पास राइट नहीं था अपनी पावर खुद डिसाइड करने का। अब Bantustanization, द गाजा स्ट्रिप वॉज डिवाइडेड टू। तो गाजा वेस्ट बैंक का जिस तरीके से उन्होंने 60 और 40% में डिवाइड कर दिया, ए बी और सी वेस्ट थे पार्ट, जिसमें सी था 60% और ए और बी जो पैलेस्टीनियन कंट्रोल को दे दिया गया था, ऐसे इन्होंने गाजा स्ट्रिप का भी डिवीजन कर दिया। बट द जूइश पार्ट वॉज स्मॉल एंड कुड नॉट बी डिफेंडेड फ्रॉम द लोकल नेशनल मूवमेंट। जूइश पार्ट पर गाजा में जो था, जूइश पार्ट स्मॉल था और उनको नेशनल मूवमेंट थे, जो नेशनलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे गाजा के, उनके रेत से वो नहीं बचा पाए खुद को। रेत मीन्स एक्सट्रीम एंगर, तो जो वहां के गाजा के पैलेस्टीनियन लोकल थे उनके गुस्से से वो अपने को नहीं बचा पाए। सो द सेटलर्स वर टेकन आउट इन 2005। तो 2005 में गाजा स्ट्रिप से जो जूइश सेटलर्स थे उनको टेकन आउट कर दिया गया, यानी एक्सपेल कर दिया गया। एंड इजराइल होप दैट अनदर बंटुस्तान लाइक द वन इन एरिया ए एंड बी वुड बी एस्टेब्लिश्ड there under the Palestinian Authority's rule and under the same conditions, but the people of Gaza opted to support a new player Hamas and in its ally। तो इजराइल कहीं ना कहीं यहाँ भी एक लैंड डील करना चाहता था जिससे वो गाजा का पार्टीशन कर सके, पर पीपल ऑफ गाजा जो थे उन्होंने एक न्यू प्लेयर हमास और इट्स एलाई इस्लामिक जिहाद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे ही अब वो निर्भर हो चुके थे, जो कि इस इजराइल के एक्सपेंशनिज्म के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। दे सपोर्टेड देम नॉट ओनली बिकॉज देयर वाज अ रिटर्न टू रिलीजन इन फेस ऑफ ऑनगोइंग प्रेडिकमेंट्स, but also because there was big disappointment from the compliance of the PLO with the Oslo agreement। तो पैलेस्टीनियन
जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ओस्लो अकॉर्ड साइन करा था, ये उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं, ये जो हमास और इस्लामिक जिहाद है। और कहीं ना कहीं प्रेडिकामेंट्स जो चल रही थी वहाँ पे गाजा और पैलेस्टीनियन पीपल के ऊपर, प्रेडिकामेंट्स मतलब होता है डिफिकल्ट एंड एम्बेरेसिंग सिचुएशन फ्रॉम विच देयर इज नो इजी एस्केप। तो यानी आसानी से जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके उनको हम प्रेडिकामेंट्स बोल सकते हैं। तो जो हमास और इस्लामिक जिहाद थे ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये पीएलओ के ओस्लो अकॉर्ड से बिल्कुल खुश नहीं थे, और कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन जो पीपल थे वो भी सेम ओपिनियन रखते थे इन सब के बारे में। तो इसराइल रिस्पॉन्डेड बाय imposing a courageous siege and blockade on the Gaza Strip that according to the UN made it अनलिवेबल। तो कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप में जो इसराइल का कब्जा है, इसकी वजह से गाजा स्ट्रिप की जो कंडीशन है वो अनलिवेबल है, वहां रहने योग्य हालात नहीं है इस वक्त। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कंप्लीट इस स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूडेड द पार्टीशन ऑफ वेस्ट बैंक, इट्स बेंटुस्टनाइजेशन एंड द सीज ऑफ गाजा। इजराइल पास्ड इन 2018 अ सिटीजनशिप लॉ। इजराइल ने 2018 में एक सिटीजनशिप लॉ पास करा बेंटुस्टनाइजेशन अपना अचीव करने के लिए, नोन एज द नेशनलिटी लॉ, विच मेड श्योर दैट द पैलेस्टीनियन सिटीजन्स हु लिव इन इजराइल प्रॉपर विच इज इजराइल प्रायर टू द 1967। तो ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने एक सिटीजनशिप लॉ पास करा जो कि इजराइल को प्रॉपर बनाता है। बेसिकली जो 1967 ऑक्यूपेशन के टाइम पे जो उन्होंने बनाया था, उस स्टेट को कहीं ना कहीं वो अचीव करना चाहते हैं दोबारा विद द हेल्प ऑफ देयर सिटीजनशिप लॉ, एंड हु आर सपोजली इक्वल सिटीजन्स ऑफ द Jewish state will in essence become the Africans of the new Israeli Jewish apartheid state। तो कहीं ना कहीं ये सिटीजनशिप लॉ जो है पैलेस्टीनियंस की सिटीजनशिप को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करता है, और पूरे पैलेस्टीनियन हिस्टोरिकल लैंड जो था उसको जूइश स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश कर देगा, लिविंग इन ए परमानेंट रिजिम दैट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट देम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनैलिटी। The endless negotiation on the two-state solution was based on the formula that once the two-state became a reality, Israel will stop the severe violations of the Palestinian civil and human rights wherever they are. But while the wait continued, more Palestinians were expelled and the Jewish settlers community in the West Bank। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो एंडलेस निगोशिएशन हो रहे हैं टू स्टेट सॉल्यूशन में, ये सोच के करे जा रहे हैं कि जो टू स्टेट फॉर्मूला है इसके बाद इजराइल अपने जो वायलेशन है, यानी जिस तरीके से ये उनके बॉर्डर को रेस्पेक्ट नहीं करता है पैलेस्तीन के, और कहीं ना कहीं उनके टेरिटरीज को सीज करता रहता है, ये सब रुक जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, द वेट कंटिन्यू। जो पैलेस्टीनियंस है ये हमेशा वेट ही करे जा रहे हैं, और इसराइल इनको एक्सपेल करता जा रहा है इनके टेरिटरीज। तो एक्सपेल मतलब टू डाइवर्ट, नेगोशिएशंस मींस टू एक्ट और पार्टिसिपेट ऑफ ईच साइड गिविंग समथिंग इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट। तो नेगोशिएशंस मीन डीलिंग करना, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक सहमति पे पहुंचना। निगोशिएशन मतलब कहीं ना कहीं डीलिंग करना एक दूसरे के साथ। यहाँ बोला जा रहा है डबल एंड ट्रिपल टुक ओवर। जो ज्यूज हैं वो वहाँ की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको डबल ट्रिपल लैंड पे कब्जा करे जा रहे हैं, फर्टाइल लैंड पे कब्जा कर रहे हैं, कोई पैलेस्टीनियन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। एंड the presence of more than 6 lakh Jewish settlers with a very high rate of natural growth means that Israel will never consider moving them out, and without that even a soft version of two state solution is impossible। तो कहीं ना कहीं जो टू स्टेट सॉल्यूशन में जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वहां भी इसराइल के 6 लाख सेटलर्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और उनका एक जो ग्रोथ है, उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो वापस नहीं जाएंगे। तो बेसिकली और उनके सिटीजनशिप लॉ की वजह से वो वहाँ जो स्टेट है वो भी इसराइली स्टेट बन के उभरेगा। So decolonize, build a new state. The whole premise of the two-state solution is wrong, and that is why it did not materialize। तो ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो two-state solution है ये बिल्कुल ही गलत है, और कहीं तभी ये materialize नहीं हो पा रहा है, यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। It is based on the assumption of parity. Parity means the state of fact of being exactly the same in number, amount or state. Parity means somewhat equal. तो parity and of framing the conflict as one fought between the two national movements, but this is not a conflict as such. This is a settler colonial reality which began in the late 19th century and continues until today। तो ये कहीं ना कहीं लेट 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया, आज तक कंटिन्यू हो रही है। The late scholar Patrick Wolf described settler colonial movements as motivated by a logic he called the elimination of the native। तो कहीं ना कहीं ये जो सेटलर मूवमेंट है इनकी आइडियोलॉजी ये है कि एलिमिनेशन ऑफ द नेटिव। तो वहाँ के जो नेटिव है उनको एलिमिनेट करो और उनके जमीन पे जाके सेटल हो जाओ। समटाइम्स इट लेड टू अ जेनोसाइड, और ये जेनोसाइड को भी राइज देते हैं। जेनोसाइड का मतलब होता है एक massive murder as it happened in the North America. Sometimes it translated to an ongoing ethnic cleansing operation, which is what unfolded in Palestine। The two-state solution is not going to stop the ethnic cleansing. Instead,
टॉकिंग अबाउट इट प्रोवाइड्स इजराइल इंटरनेशनल इम्यूनिटी टू कंटिन्यू इट। तो कहीं ना कहीं टू स्टेट सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है और अभी भी इसके ऊपर डील करना इजराइल को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इजराइल टू स्टेट सोल्यूशन का बहाना बना के उनके एरिया में कब्जा करा जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको होल्ड कर रहे हैं। टू स्टेट सोल्यूशन पे कोई डील नहीं होने वाली, क्योंकि कोई भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं या पैलेस्टीनियंस हैं, ये टू स्टेट सोल्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं। द ओनली अल्टरनेटिव इज टू डीकोलोनाइज हिस्टोरिकल पैलेस्टीन। तो ये चाहते हैं कि जो कॉलोनीज यहाँ इजरायली कॉलोनीज बन गई इसको डीकोलोनाइज कर दिया जाए, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में कॉलोनी बनाई थी। ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इजराइल कॉलोनाइज कर रहा है पैलेस्तीनी को और इनको हम डीकोलोनाइज करेंगे। और जैसे ब्रिटिश को इंडिया से बाहर भगाया गया था, कहीं ना कहीं जरूरत है कि पैलेस्तीन से इजरायलीज को भगाया जाए। विच मीन्स दैट वी शुड एस्पायर टू अ स्टेट फॉर ऑल इट्स सिटीजन ऑल ओवर द कंट्री बेस्ड ऑन द डिसमेंटलमेंट ऑफ colonist institutions, fair redistribution of the country's natural resources, compensation of the victims of the ethnic cleansing and allowing their repatriation। तो यहाँ बोल रहे हैं एस्पायर मीन्स होता है टू हैव इन माइंड एज अ पर्पस और गोल। तो हमारा जो पैलेस्टीनियन है ये अपनी बात कर रहे हैं, पैलेस्टीनियन का एस्पायरमेंट क्या है, यानी उनको जो एस्पायर करना है, उनके माइंड में जो गोल है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सिटीजन्स को अपनी कंट्री में वापस एस्टेब्लिश करें, डिसमेंटल करें इन कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को, कॉलोनियल सरकार को वहां से निकालें और कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए और कंपनसेशन दिया जाए जितने भी लोग एथनिक क्लिनजिंग के शिकार हैं। अलाउिंग द रिपेट्रिएशन मीन्स टू रिटर्न टू वंस ओन कंट्री। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी लोगों को एक्सपेल किया गया है पैलेस्टीनियन ग्राउंड से, उनको वापस रिपेट्रिएट किया जाए उनकी नेटिव कंट्री में। ऑल दिस विल बी सो दैट सेटलर्स एंड नेटिव्स शुड टुगेदर बिल्ड अ न्यू स्टेट दैट इज डेमोक्रेटिक। तो जो सेटलर्स हैं और जो वहाँ के नेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक स्टेट एक सोल्यूशन हो सकता है, अ पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड एंड नॉट अगेंस्ट इट। तो एक पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड है पैलेस्टीन एंड एन इंस्पिरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द रीजन विच डेस्परेटली नीड सच मॉडल्स टू पुश इट फॉरवर्ड टुवर्ड अ बेटर फ्यूचर। तो एंड एक इंस्पिरेशन चाहिए इस रीजन को फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड, तो एक सपोर्ट चाहिए इस रीजन को फ्रॉम द अरब एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हों और एक बेटर फ्यूचर के लिए एक पुश फॉरवर्ड दें इनको। जो इजरायली कॉज है इसको कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन करें और कहीं ना कहीं उसकी निंदा करें, ऐसा यहाँ ही कहना चाह रहे हैं। So that's all guys. Today we have discussed 2 articles, and if you have any question, ask me in the comment section. Thank you all.